हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राधिका शर्मा एंड आई एम योर केमिस्ट्री एजुकेटर। स्टूडेंट्स, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे अमेजिंग से प्लेटफॉर्म में JX पे, जहाँ हम लोग आप लोगों के लिए रोज लेकर आते हैं वन शॉट्स ऑन योर सिलेबस। और आज मैं केमिस्ट्री में जो वन शॉट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, दैट इज ऑन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। So my cheetahs, be ready for the revision. Even if you're studying it for the first time, I assure कि अगर आप ये वन शॉट देख लेते हो बेटा, कोई भी चैप्टर आपके बोर्ड के पेपर में आता है आप नहीं छोड़ोगे। मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी पूरी कवर की है, प्लस मैंने यहाँ पर बोर्ड के जो भी पीवाईक्यूज हम लोगों को आए हैं रिसेंट ईयर्स में, मैंने उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। तो ये वन शॉट आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होने वाला है। तो चलो यार, अब शुरू कर देते हैं अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले तो बेटा जल्दी से हम लोग यहाँ पर अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज गो थ्रू कर लेते हैं। आई नो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ते हो, लेकिन हम लोग अभी फटाफट से इनको कवर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले है आपके मेटल्स। मेटल्स कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, नेचर में चमकीले एकदम। और अगर मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो कैसे होते हैं? नॉन लस्ट्रस। एक्सेप्शंस की बात करेंगे, बट पहले हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मेटल्स की बात करें, जनरली कैसे रहते हैं बेटा? हार्ड ये होते हैं, और हमारे नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट। उसके बाद मेलिएबिलिटी की बात करें तो मेटल्स मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब हम उन्हें थिन शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मेलिएबल। यार देखो, मेटल्स के आगे नॉन लगा दिया, प्रॉपर्टीज भी उनकी क्या हो गई? जो मेटल्स की प्रॉपर्टीज होगी उसके आगे नो लगा दो, बन गई तुम्हारी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। फिर डक्टाइल की बात करें तो डक्टाइल क्या होता है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। गोल्ड की थिन वायर्स हम लोग बना सकते हैं। सो दे आर डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। फिर बात करें अगर हम कंडक्टर्स की, तो मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और हीट भी कंडक्ट करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ये बेचारे होते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो देखो बेटा, ये हमारी प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी सी और हैं। मेटल्स की बात करें तो इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। एंड बात करें सोनोरस, सोनोरस क्या होता है भाई? अगर मान लो हमारे पास किसी चीज पे हम लोग स्ट्राइक करते हैं, कुछ हैमर स्ट्राइक करते हैं, और वहां से अगर हमें साउंड आती है, ऐसे टन की आवाज आती है ना, वो एक बेल होती थी स्कूल में, और फिर जब हम लोग की घंटी बजती थी तो हमें खुशी भी बहुत होती थी। हाँ जी, तो वो मेटल की बनी होती थी, तो जब हम उसे हैमर के साथ स्ट्राइक करते थे तो बिल्कुल ऐसे टन करके साउंड आती थी। उसी चीज को, उसी साउंड को हम कहते हैं सोनोरस। तो मेटल्स हमारे कैसे होते हैं? सोनोरस साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जबकि हमारी नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। फिजिकल स्टेट की बात कर लें तो सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी, आगे भी बात करेंगे, बट यहाँ पे भी मेंशन किया है कि मरकरी जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर में, बाकी सब अपने क्या है? सॉलिड। अब नॉन मेटल्स, नॉन मेटल सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं। लिक्विड कौन सा होता है नॉन मेटल? हमारा ब्रोमीन। ओके, गैसेस जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब कैसे हैं? गैसेस। सॉलिड जैसे कार्बन हो गया। चलिए, अब बात करते हैं एक्सेप्शंस की। सबसे पहले मेटल्स में एक्सेप्शन देख लेते हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस है। तो एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। बेटा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम ये सॉफ्ट होते हैं, जबकि हमने बोला कि मेटल्स तो हार्ड होते हैं। हमारे पास मेटल्स हार्ड होते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटाशियम ये सॉफ्ट होते हैं। इनको आप चाकू के साथ काट लो, वी कैन कट देम विद नाइफ ऑल्सो। ओके, सो लिखा है आगे, दे कैन बी कट विद अ नाइफ। गैलियम, सीजियम भी आपके सॉफ्ट होते हैं ना। गैलियम और सीजियम की एक और हमारे पास एक्सेप्शन आती है कि वो सॉफ्ट होने के साथ साथ बेटा उनका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। आप अपने पाम पे रखोगे, हथेली पे रखोगे, मेल्ट हो जाएंगे। दे मेल्ट इफ यू कीप ऑन योर पाम। याद रखेंगे सभी बच्चे, सीजियम, गैलियम, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है? कम होता है। मरकरी, मरकरी इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हमने बोला मेटल्स हीट के अच्छे कंडक्टर्स हैं, लेकिन मरकरी जो कि लिक्विड होता है, दैट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लेड भी हमारा कैसा है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर मेटल्स की बात करें, सिल्वर, कॉपर बहुत अच्छे कंडक्टर्स हैं हीट के।
ओके, तो ये हो गई हमारी मेटल्स की एक्सेप्शन। अब चलते हैं नॉन मेटल्स की तरफ। तो देखो बेटा, आयोडीन, ग्रेफाइट लस्ट्रस होते हैं। हमने बोला था कि नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस हैं भाई, डल हैं, लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन कैसे हैं? लस्ट्रस हैं। याद रखोगे बेटा? चलिए, डायमंड, डायमंड देखो, डायमंड क्या है? इट इज एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ते हो एलोट्रॉप्स कार्बन के। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन्स। तो डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल नोन सब्सटेंस। लेकिन हमने तो बोला था कि हमारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड जो है इज हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस एंड इट ऑल्सो हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने बोला था नॉन मेटल्स में लो होता है, आ गया एक्सेप्शन। डायमंड हार्ड भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। अब ग्रेफाइट की बात करें, लस्ट्रस के साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है। आप लोगों को रीजन पता है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करता है। सो चाहे हमारे नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन ग्रेफाइट हमारा इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट करता है ये इलेक्ट्रिसिटी को। ओके बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आया है हमारा CBSE 2020 में कि राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट मोस्ट सूटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट्स। गोल्ड की ज्वेलरी पहनना पसंद होता है, आपको पसंद नहीं होगा बट आपकी मम्मा को बहुत पसंद होगा। तो देखो, गोल्ड को हम ज्वेलरी में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हम लोग के पास सबसे पहली बात लस्ट्रस, भाई लस्ट्रस होगा तभी तो यूज करेंगे, शाइनी अपीयरेंस होगी, हमारी ज्वेलरी हमें सुंदर चाहिए। उसके बाद अगर हम बोलें तो हम इसे मैलिएबल, इसे हम लोग थिन शीट्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं, इवन इसकी वायर्स बना सकते हैं, डक्टाइल भी ये है। तो हम इसे चाहे तो किसी भी शेप में सुंदर सा हम लोग अपने लिए ज्वेलरी बना सकते हैं इसकी, अगर ये बिल्कुल टूटे ही ना। जैसे नॉन मेटल्स होते हैं, ब्रिटल होते हैं, आप उन पे हैमर मारो चुर 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 ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये, इनको आप शीट बनाओ, आप इनकी वायर बनाओ, तो आप इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हो। ओके, चलो, ये हो गया तुम्हारा वन, आंसर नंबर वन। उसके बाद आंसर नंबर टू की बात करें, नेम टू मेटल्स विच मेल्ट ऑन योर पाम। मैंने बोला था याद रखना, गैलियम एंड सीजियम, गैलियम एंड सीजियम। नेम टू मेटल्स विच आर बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने तुम्हें बोल के बता दिया था, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर एंड कॉपर, Ag and Cu, Cu। नेक्स्ट, नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज देखो हमेशा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। सबसे पहले मेटल को डिस्कस करेंगे, फिर अपने नॉन मेटल को डिस्कस करेंगे। तो मेटल्स बेटा, मेटल्स कैसे होते हैं? दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव? अच्छा, हम अभी बताते हैं, इन्होंने लिखा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो मेरे पास मान लो मेटल है सोडियम। अब देखो, सोडियम की खास बात यह है, बड़ा खुश है ये मेटल लूज करने के लिए। क्यों खुश है मैम? क्योंकि हमें पता है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है मैम वो 11 होता है। एंड जो कॉन्फ़िगरेशन हमने सीखी है लिखना क्लास 9th में, तो हम ऐसे लिखते हैं 281, राइट। अब ये बेचारा एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो स्टेबल हो जाएगा किसकी तरह? नियॉन की तरह। तुम देखो, एक इलेक्ट्रॉन मैंने गायब कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन गायब कर दिया, तो ये बन गया Na पॉजिटिव। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 28, जस्ट लाइक योर नियॉन। तो नियॉन तो भाई एक नोबल गैस है जो कि बड़ी अपने आप में स्टेबल है, उसको जरूरत नहीं है लूज करने की, गेन करने की, वो स्टेबल है। तो ये भी स्टेबल बनना चाहता है, इसने कर दिया अपना एक इलेक्ट्रॉन इस चक्कर में लूज। तो जो स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें उन्हें हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हमारे मेटल्स बेटा कैसे होंगे? याद रखोगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
फिर से मेरे साथ रिपीट कर दो, कैसे होंगे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। चलो, सो इवन आप मैग्नीशियम को देख लो, मैग्नीशियम, तुम्हारे पास मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, सो दिस इज 282। अरे भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसके जीवन में भी खुशी आ जाएगी। खुशी ऐसी आएगी कि Mg2+ बन जाएगा, और 28 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसके जैसी हो जाएगी। तो मेटल्स ये खुशी प्राप्त करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर देते हैं, तो इसीलिए बेटा उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और लूज करने के बाद देखो, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, आप वो लूज कर रहे हो, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ना। तो ये क्या कर लेते हैं, पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं। इतनी बातें हमें मेटल्स के बारे में क्लियर हो गई। चलिए अब रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन देखते हैं। ये जो रिएक्शंस होते हैं ना बेटा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद वाटर, ये रिएक्शंस हमको याद रखने पड़ते हैं। और एक जनरल रिएक्शन होती है, बीच बीच में जो कुछ नहीं करते वैसे रिएक्शंस, तो वो हम आपको बताते हैं। तो क्या होता है कि आपको धीरे धीरे जितनी बार आप चीजें पढ़ते हो हमारे दिमाग में रिटेन रहती हैं। इट्स ऑल अबाउट रिटेनिंग। आप समझते हो लेकिन याद नहीं रहा पेपर के टाइम, तो उसी के लिए प्रैक्टिस। हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, मेरे साथ साथ तुम बोलोगे तो तुमको लर्न होगा। लर्न, बिल्कुल क्लास में लर्न करने की कोशिश करो, और फिर एक क्विक रिवीजन दिया करो। बहुत ही इफेक्टिव पढ़ाई, और तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे अगर तुम इस तरह से पढ़ोगे तो। चलो, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, भाई सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते विद इक्वल रिएक्टिविटी। मतलब एक हो सकता है कि तेज जल्दी से रिएक्ट, जैसे ऑक्सीजन देखी भाई मुझसे नहीं रुका जा रहा है, मुझे रिएक्ट करना है। एक होगा करेंगे करेंगे, धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे। किसी को, हम लोग को बहुत देर तक ऑक्सीजन के साथ रखना पड़ेगा तो जाके वो रिएक्ट करेगा। सो इक्वल रिएक्टिविटी के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। The reactivity of oxygen also depends upon the nature of metal। हाँ जी, उस पर डिपेंड करेगा। some metal reacts with oxygen even at room temperature। some metal react on heating while other react if strong heating is provided। कुछ लोगों को बहुत हीट करना पड़ता है मेटल्स को, कुछ को कम हीट करना पड़ता है। तो चलो देखते हैं किसको क्या कैसे कैसे हीट करना है। अच्छा, जो हमारे मेटल्स हैं जैसे सोडियम पोटाशियम, रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है बेटा, ये ऊपर होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज तुम चैप्टर 1 में भी पढ़े हो, इस चैप्टर में भी थोड़ी देर में तुमको मैं रिएक्टिविटी सीरीज के दर्शन करवाने वाली हूँ। तो अभी के लिए तुम्हें थोड़ा तो याद होना चाहिए कि सोडियम पोटाशियम हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, ऑक्सीजन के साथ रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाते हैं। भाई बड़े रिएक्टिव मेटल्स हैं, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जा रहे हैं टू फॉर्म देयर मेटल ऑक्साइड्स Na+O2 Na2O। ठीक है जी, ये ऑक्साइड बनाएगा। द रिएक्शन इज विगरस एंड कैचेस फायर इवन इफ केप्ट ओपन। अगर आप सोडियम को खुला छोड़ दोगे ना तब भी, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, इतना विग्रस रिएक्शन होगा, आग लग जाएगी। तो इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, याद रखना ये बात। इसीलिए हम इसे केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, स्टोर्ड इन केरोसिन। Okay, metals like magnesium, zinc do not react with oxygen at room temperature। room temperature पे react नहीं करेंगे क्योंकि इनकी reactivity हमारे सोडियम पोटाशियम से कम है। They require strong heating to form corresponding metal oxides। ये reaction हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। Mg+O2 और MgO का यहाँ पर व्हाइट पाउडर हमें मिलता है। याद करते चला करो जो चीजें पिछले चैप्टर की हमें आए। अब on strong heating, metals like iron and copper do not burn even in air। they react with oxygen on prolonged heating। बहुत ज्यादा देर तक हीट करोगे तब जाके ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CuO बना देगा, एंड ये ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कलर का। ये कलर्स भी याद रखना। अब
चलो भाई, ये तो मैंने तुम्हें अभी रीजन बताया और बोर्ड्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है दैट व्हाई पोटाशियम केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन, क्योंकि ओपन में रखेंगे तो फायर कैच कर जाएगा, इट कैचेस फायर व्हेन केप्ट ओपन। ठीक है जी, आगे रिएक्शन इज विगरस, ये सब हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड्स का नेचर बेटा कैसा होता है? मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक मतलब कैसे पता चला हमें बेसिक होते हैं? आपने मेटल ऑक्साइड बनाया, फिर आपने पानी में डाला, उसने हाइड्रोक्साइड बना दिया, और हाइड्रोक्साइड हमें पता है कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स कैसी हैं? बेसिक है। लेकिन कुछ मेटल की ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर की होती है, मतलब वो बेसिक एज वेल एज एसिडिक नेचर रखती हैं। जब एसिड के सामने जाएंगी बेस की तरह बिहेव कर लेंगी, जब बेस के सामने जाएंगी तो एसिड की तरह बिहेव कर लेंगी। दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक, ये डेफिनेशन याद रखो, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हम उन्हें कहते हैं। कौन कौन सी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं? एल्यूमिनियम एंड जिंक की। एग्जाम्पल Al2O3 एंड ZnO, ये ऑक्साइड्स कैसी हैं? मेरी एम्फोटेरिक हैं। देखो, अगर मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, रिएक्शंस भी हमसे पूछे जाते हैं भाई इन दोनों के, अगर मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड को HCl के आगे रख दिया तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा AlCl3 प्लस H2O। ठीक है, बैलेंस तुम कर ही लोगे। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, 6, फिर यहाँ पर 3। ठीक है जी, ओके। अभी अगर आपने Al2O3 को NaOH के सामने रख दिया, बेस के सामने रख दिया, तो ये कैसे बिहेव करेगा? अब एसिड की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर क्या बना लेगा? यहाँ पे बना लेगा NaAlO2। ये क्या है तुम्हारे पास? सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है जी। अब अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक HCl के साथ रिएक्ट करेगा, जिंक ऑक्साइड, तब ये कैसे बिहेव करेगा? एज अ बेस। अब बेस एसिड है, बेस है, तो यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाएगा, दैट इज ZnCl2 प्लस H2O। ठीक है, एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। अब तुम्हारा जिंक ऑक्साइड अगर NaOH के सामने है भाई, तो क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा Na2ZnO2 प्लस H2O। दिस इज योर सोडियम जिंकेट। तो ये रिएक्शंस बेटा आपको याद होनी चाहिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के लिए। अब नेक्स्ट आ गया तुम्हारा रिएक्शन विद वाटर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कौन कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, किसका रिएक्शन विग्रेस होगा, कौन स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये सारी चीजें रिटेन रहती हैं, तो हम लोग को इजी हो जाता है। अब मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, हमें ये तो पता ही है भाई, मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके तुम्हारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, डिपेंड करेगा क्या मेटल पे चार्ज है, उस पे डिपेंड करेगा फॉर्मूला क्या होगा हमारा। अब कुछ मेटल हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनाते हैं, कुछ हमारे मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं वो हमारे क्या करते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड ना बना के मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो जनरली क्या होगा कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस इवॉल्व करेंगे। कुछ मेटल्स हमारे मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। देखते हैं कौन बनाएगा ऑक्साइड, कौन बनाएगा हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम लोग इसमें जो हमारा मेटल जितना रिएक्ट होगा उसके उस पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह से रिएक्ट करता है। अब देखो, तुम्हारे जो सोडियम पोटेशियम है, दे आर हाईली हाईली रिएक्टिव मेटल, तो काफी जल्दी ये रिएक्ट कर जाते हैं वाटर के साथ।
और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और H2 गैस इवॉल्व करते हैं। नाउ दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी विगरस। ये रिएक्शन काफी विगरस होता है, काफी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है इट कैचेस फायर, ये फायर कैच कर लेती है। इतना ये रिएक्शन विगरस होता है। इसीलिए तो हम सोडियम को दूर रखते हैं मॉइस्चर से, हमने केरोसिन में स्टोर किया है। कभी भी हाथ में ऐसे सोडियम पकड़ के नहीं बैठ जाते हैं, बिकॉज रिएक्शन इज वेरी वॉयलेंट, तुम्हारा हाथ जल जाएगा। उसके बाद अगर मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर, ये भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है रिएक्ट, लेकिन ये इतना वॉयलेंट रिएक्शन नहीं होता है जितना हमारा रिएक्टिव मेटल्स का होता है। और यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड H2। अब क्या होता है ना कि ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है यहाँ पर, ये जो इसके बबल्स बनते हैं, इट स्टिक्स विद कैल्शियम, और ये क्या करने लग जाता है, यहाँ पर फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है जी। मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्विकली विद हॉट बॉइलिंग वाटर। मैग्नीशियम ध्यान रहे किसके साथ, ये वार्म वाटर या हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर देगा। ये याद रखो बेटा, मेरे साथ साथ याद रखो, ये कोल्ड कोल्ड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीशियम आपका हॉट हॉट के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। मैग्नीशियम, ये हो गया मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम में भी ये जो आपकी हाइड्रोजन गैस होती है, इट स्टिक्स विद मैग्नीशियम एंड इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ये भी फ्लोट करने लग जाता है। तो ये ध्यान रहे कि ये दो मेटल जो हैं हमारे फ्लोट करते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम। अब है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर में जो बहुत ज्यादा हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो इतने रिएक्टिव नहीं है, जो वाटर ना कोल्ड के साथ रिएक्ट करेंगे ना हॉट के साथ रिएक्ट करेंगे, किसके साथ रिएक्ट करेंगे, स्टीम के साथ। स्टीम मतलब वाटर गैसियस फॉर्म में, ठीक है, हमने यहाँ पे स्टीम ले लिया। अब ये स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहे हैं बेटा जी, तो ये क्या बनाएंगे, ये तुम्हारे ऑक्साइड्स बनाएंगे। ध्यान रखो इन मेटल्स को, ये हाइड्रोक्साइड नहीं, ये ऑक्साइड्स बनाएंगे। जिंक वाटर के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है, एल्यूमिनियम वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है Al2O3, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। आयरन डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, भाई उसके लिए हमारे पास, हम आयरन को भी स्टीम के साथ रिएक्ट करवाते हैं और वो क्या बनाता है, Fe3O4। अब मैं बताती हूँ तुमको, बच्चा गलती करता है, वो यहाँ पर सोचता है कि उसको याद नहीं रहता है कि कौन सी आयरन की ऑक्साइड यहाँ पर होगी, वो Fe2O3 लिख के आ जाता है। ध्यान रहे कि कौन सी ऑक्साइड बन रही है, Fe3O4। प्लीज प्लीज याद रखो कि आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन इन स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, तो ये बहुत कम रिएक्टिव है, हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से भी नीचे आते हैं, तो ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से भी नीचे आते हैं ये लोग, तो ये वाटर में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। याद रखने वाली चीजें हैं, क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है। ओके तो रिएक्शन मेटल्स दैट लाई एट द बॉटम, अभी अभी ये बात मैंने तुमको बोली, मेटल्स दैट लाई एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज लाइक कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर इवन अंडर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब देख लो क्वेश्चन आया हुआ है CBSE 2023 के एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, और हमको याद रखना है। तो देख लो जी, मेटल A रिएक्ट्स वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, तो या तो सोडियम होगा या तो पोटेशियम होगा, तो मेटल A तुम्हारा सोडियम एंड पोटेशियम में से कुछ भी लिख के आओगे सही माना जाएगा। उसके बाद A एंड गैस इवॉल्व कैचेस फायर, हाँ जी इतना वॉयलेंटली रिएक्ट कर रहा है, फायर कैच करेगा। अनदर मेटल बी व्हेन डिप्ड इन वाटर स्टार्ट्स फ्लोटिंग, तो बी तुम्हारा क्या हो सकता है, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। बट चलो इन्होंने अगर हॉट मेंशन नहीं करा है तो मैं कैल्शियम लिख लेती हूँ, बट मैग्नीशियम भी हो सकता है, वाटर इन्होंने मेंशन नहीं किया। अब मेटल सी जो है तुम्हारा, दैट डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट वाटर बट रिएक्ट्स विद स्टीम, तो ये कौन कौन से हो सकते हैं भाई, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, आयरन हो सकता है, इनमें से कोई भी मेटल हो सकता है। हमने अभी अभी देखा ये तुम्हारे, ये देखो जिंक
एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब तुम्हारे किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। और इन्होंने बोला डी डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं भाई? कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं ये वाले मेटल्स, ठीक है। इनमें से कोई नाम लिख के आओगे तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बट ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में होना चाहिए। नाउ metals usually displace hydrogen from dilute acids। डाइल्यूट एसिड से हमारे मेटल्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन को इवॉल्व करते हैं। ओनली द लेस रिएक्टिव मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे है वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर सकते। तो मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है, लेकिन अगर हमारा मेटल हाइड्रोजन से उसकी रिएक्टिविटी कम है फिर वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज देखो, रिएक्टिविटी सीरीज है हमारे पास। इस रिएक्टिविटी सीरीज में तुम ध्यान से देख लो कि हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स जो हैं वो एसिड से हाइड्रोजन को इवॉल्व नहीं कर सकते, डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी कम है। डाउन जा रहे हो तो रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। पोटाशियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मैंने याद करने की ट्रिक तुम्हें बताई थी किस तरह से इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखोगे। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी हाई क्यों मिली? सिल्वर प्लेटेड ऑडी, ठीक है। पीटी के नीचे एयू होगा और इस तरह से तुम इसे याद रखोगे। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फेरारी, फिर भी हाई क्यों मिली? सिल्वर प्लेटेड ऑडी। याद रहेगी रिएक्टिविटी सीरीज इस तरह से। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग देखते हैं अपना कौन कौन से मेटल्स कैसे कैसे रिएक्ट करेंगे। तो हमने ये चीज देखी अभी, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट हाइड्रोजन बनाता है। अब the reactivity of different metal is different with same acid. Example, sodium, magnesium, calcium reacts violently with the dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid to give hydrogen gas and their corresponding metal salt। तो मतलब अगर मैं सोडियम का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ करवा दूं, जैसे HCl के साथ करवा दिया, तो क्या बन जाएगा? उसका सॉल्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो जाएगी। ये रिएक्शन मैग्नीशियम का भी इसी तरह से होगा, कैल्शियम का भी इसी तरह से होगा। नाउ Fe रिएक्ट्स स्लोली विद डाइल्यूट HCl या H2SO4, H2SO4 या HCl के साथ रिएक्ट करवा लो, सेम ही तरह का रिएक्शन होगा। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन होगा Fe के केस में स्लो, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में Fe नीचे है, ये मेटल्स कैसे हैं? ऊपर है। तो यहाँ पे रिएक्शन तुम्हारा कैसा होगा? स्लो होगा। अब कॉपर है, डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4, तो तुम्हें रीजन पता है, हाइड्रोजन से भी नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो कैसे डिस्प्लेस करेगा वो हाइड्रोजन को? नहीं कर सकता। अब अच्छा, यहाँ पे तुम्हें एक बात बता दूं मैं, हमने HNO3 की बात नहीं करी। तो बेटा HNO3 के साथ हमने रिएक्शन की बात नहीं की कि तुम बोलोगे मैम मेटल HCl के साथ आपने बोल दिया, H2SO4 के साथ बोल दिया, HNO3 को भी ले लो। तो बेटा अगर हम मेटल्स को HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कैसा होता है? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या कर देता है कि अपने पास अगर मेटल के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो जो हाइड्रोजन निकलेगी उसको ये वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर ये उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देगा, इसे अगर इसने ऑक्सीडाइज किया तो खुद को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद को रिड्यूस करना। खुद को ये नाइट्रोजन की किसी ऑक्साइड में क्या कर लेता है? खुद को ये रिड्यूस कर लेता है, खुद को ये रिड्यूस कर लेता है नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स में। तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन मिलेगी नहीं, क्योंकि वो तो वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएगी। तो HNO3 अगर मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हमें H2 गैस नहीं मिलती है। लेकिन exception, because we are studying chemistry, exceptions are always there। क्या होंगे? मैग्नीशियम एंड मैग्नीज।
मैग्नीशियम एंड मैंगनीज दो ऐसे मेटल्स हैं जो हमारे HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं। तो याद रखेंगे मेरे चीताज इस बात को। अब बात करते हैं एक्वा रीजिया की। देखो एक्वा रीजिया क्या होता है, मिक्सचर होता है जिसमें एक पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है, 3 पार्ट्स कॉन्क HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या ऐसे बोल दो 3:1 या 1:3 बोल दो, एक ही बात है। 3 पार्ट किसके होंगे, कॉन्क HCl, 1 पार्ट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये तुम्हारा क्या है, दिस इज योर एक्वा रीजिया। इसे रॉयल वाटर भी कहा जाता है। ये देखो एक्वा रीजिया बना है, क्या कर लेता है, हमारी बेशकीमती ज्वेलरी को डिसॉल्व कर लेता है एक्वा रीजिया। तो ये याद रखेंगे, रेशो याद रखेंगे सारे बच्चे। एक्वा रीजिया कैन डिसॉल्व ऑल मेटल्स, कैन डिसॉल्व इवन गोल्ड एंड प्लेटिनम, हमारे बेशकीमती मेटल्स को भी डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है जी बात, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे नॉर्मली गोल्ड वगैरह रिएक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे एसिड्स के साथ, लेकिन अगर हम ये एक्वा रीजिया बनाएंगे उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे हमारे प्रेशियस मेटल्स। नाउ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस। सॉल्ट सॉल्यूशंस के साथ अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हमारे पास ये जो मेटल्स हैं हमारे Fe प्लस कॉपर सल्फेट। अब Fe क्या है, Fe इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज दिखा दूं मैं तुम्हें एक बारी, देख लो। Fe जो है तुम्हारा, Fe जो है तुम्हारा, Fe ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो Fe ज्यादा रिएक्टिव है। Fe ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या कर देगा, कॉपर को मैम डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस का मतलब ऐसे धक्का मार के बोलेगा चल निकल, मैं तेरी जगह आके बैठ रहा हूं। ऐसे होते हैं ना गंदे बच्चे, चलो कि उठो उठो मेरी सीट है, मेरी सीट है, मैं बैठूंगा, तुम्हें डिस्प्लेस कर देते हैं। तो वैसे ही ये मेटल भी कैसा है, आया फटाफट, पावरफुल था, अपना जोर लगाया, कॉपर को बाहर निकाला, उसकी जगह आके बैठ गया, उसको रिप्लेस कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे FeSO4 बन गया। तुम्हें पता है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है और ये लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन यहाँ बनता है। इसकी चर्चा मैंने तुमसे फर्स्ट चैप्टर में भी की थी। चलो ये हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस रिएक्टिविटी सीरीज। ट्रिक जो मर्जी तुम्हें ट्रिक याद हो बेटा, ऐसा नहीं कि मैंने जो ट्रिक बताई तुमको वो फिर से लर्न करना है, यू डोंट हैव टू अनलर्न योर ट्रिक टू लर्न माई। सो अपनी जो भी ट्रिक है उसको याद रखो और रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चंस बनाओ। अच्छा, नॉन मेटल्स। अब आ गए हम फाइनली नॉन मेटल्स पे। तो बेटा नॉन मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल का काम क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। जैसे मेरे पास क्लोरीन हो गया, क्लोरीन क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl नेगेटिव बना देगा। हमें पता है ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैम 287 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके 288, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव, स्टेबल बन गया है ये किसकी तरह, आर्गन की तरह। तो बस और क्या चाहिए जिंदगी में, स्टेबिलिटी। तो इसीलिए अब ये क्या बना देते हैं, नेगेटिव आयंस बना देते हैं, एनायंस बना देते हैं। मेटल्स क्या बनाते थे, लूज करते थे इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस बनाते थे। ये गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव आयंस बनाते हैं। अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। अब यहाँ भी इंटरेस्टिंग केस है कि वैसे तो हमारी नॉन मेटल की ऑक्साइड्स कैसी होती है बेटा, एसिडिक। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर प्रोड्यूस्ड व्हेन नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अच्छा ये लिखा है, मुझे लिखा इंटरेस्टिंग बात लिखी है इन्होंने, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स आगे लिखी होगी पक्का। नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारी दो टाइप की हो सकती हैं, एसिडिक भी हो सकती है एंड न्यूट्रल भी हो सकती हैं। अब जैसे ये CO2 है, दिस इज योर एसिडिक ऑक्साइड, इसको पानी में डालोगे तो कार्बोनिक एसिड बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड बना लेगा ये H2CO3, एसिडिक। लेकिन C+O2 अगर मैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी विच इज न्यूट्रल। इसे फर्क नहीं पड़ता ना ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगी ना बेस के साथ, न्यूट्रल।
अब दुनिया में कितनी न्यूट्रल ऑक्साइड्स होंगी जो तुम्हें याद रखनी है? ऐसे तुम बोलोगे मैम हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें क्या पता कौन से मेटल की कौन से नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक है। तो भाई याद रख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO, N2O, ये तीन याद रख लो। ये तुम्हारी कैसी होती है? न्यूट्रल ऑक्साइड्स। अरे हाँ, न्यूट्रल ऑक्साइड्स, इनको याद रख लोगे? चलो अच्छे बच्चे हो तुम सारे, याद रखोगे। नाउ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर, तो ये वाटर के साथ, आपको दुख के साथ हम बता रहे हैं, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ये वाटर के साथ रिएक्ट, मैम हमारे लिए खुशी की बात है, हमारी जिंदगी से कुछ रिएक्शन कम हो गए। तो नॉन मेटल्स, बट पूछ सकते हैं क्यों भाई, क्यों नहीं इवॉल्व करते, ये भी पूछ सकते हैं तुमसे कि हाइड्रोजन गैस क्यों इवॉल्व नहीं करते। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स। बताओ यार, कमाल बात है, रिएक्शन ही नहीं करते। अच्छी बात है, हमें याद नहीं रखने। क्यों नहीं करते, देखो क्या रीजन है। आपके पास जैसे एसिड्स है, तो एसिड आपको क्या देगा? H+ देगा। अगर इस H+ को हाइड्रोजन बनना है, पहले इसके सामने क्या होता था? मेटल। क्या होता था इसके सामने? मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता था, इसको देता था इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाती थी H2। दो H+ है तो दो इलेक्ट्रॉन दे देगा, दो मेटल ले लेंगे भाई, कोई हमारे पास कमी थोड़ी है मेटल की। तो हाइड्रोजन गैस बन जाती थी। अब तुम खुद सोचो भाई, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन देके राजी नहीं है, उसको तो चाहिए इलेक्ट्रॉन। सामने खड़ा है नॉन मेटल, सामने H+ ही बोलेगा जा मैं नहीं देता तुझे अपना इलेक्ट्रॉन, बल्कि मुझे दे दो कोई इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं देंगे तो H2 गैस बनेगी कैसे? तो ये रीजन है इसके पीछे कि इसीलिए हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करते। अब रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशंस, तो यस इनका भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चलता है अपना वाला, कि आपके पास एक रिएक्टिव नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव F2, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2। अब क्योंकि Cl2 इज मोर रिएक्टिव देन Br, तो ये क्या कर देगा? Br को डिस्प्लेस करेगा और खुद बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है जी। अब आ जाओ, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। रिएक्ट किस तरह से करते हैं हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? तो देखो, आपके पास जो मेटल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सोडियम ने क्या कर दिया? इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब क्लोरीन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन आपका ये सेम इलेक्ट्रॉन, यही सेम इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl नेगेटिव बना देगा। ठीक है जी। तो हो क्या रहा है बेसिकली? सोडियम, हम क्या दिखाते हैं? देखो, जब भी हम लोग दिखाते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, तुम्हें पता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन 281, ये बना लेगा 28, अभी मैंने लिख के बताई थी 287, ये एक गेन कर लेगा 288 बना लेगा, यही हो रहा है। अब सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, तो सिर्फ आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स का काम है ना। जब रिएक्शन हो रहा है, चाहे तुम आयनिक बॉन्ड बनाओ चाहे तुम कोवेलेंट बॉन्ड बनाओ, सिर्फ बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स का खेल होता है बेटा। तो जब हम बना के दिखाते हैं ना, तो हम बोलते हैं आप सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दो। तो सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, अपने पास Cl में कितने? 7। इसको मैंने डॉट से दिखाया, तो इसको क्या मैं क्रॉस से दिखा सकती हूँ? ठीक है, कुछ भी कर सकते हो मैम, आप एक यहां से हटा दो। ठीक है, ये बन गए तुम्हारे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से जब ये दोनों पास आए, तो सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया और खुद क्या बन गया? Na पॉजिटिव। और यहाँ पर हमारे पास जो क्लोरीन था उसके पास आ गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने खाया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ऐसे अंदर ही लगा दो नेगेटिव चार्ज। तो ये तुम्हारे पास क्या बन गया? तुम्हारा आयनिक कंपाउंड बन गया। आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
देखो यहाँ बना पॉजिटिव, यहाँ बना नेगेटिव। अब क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है उनमें अट्रैक्शन तो होगी, तो साथ में रहेंगे। तो बॉन्ड बनने का मतलब क्या होता है कि जो दूर दूर कहीं एटम्स पड़े थे, अब वो पास पास रह रहे हैं। पास पास क्यों रह रहे हैं भाई? एक ने इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरे ने लिया, एक बना पॉजिटिव, एक बना नेगेटिव। अब उनके बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे हम कहते हैं हमारा आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे NaCl के बीच में कैसा बॉन्ड है बेटा? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड। चलिए नेक्स्ट। अब है कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक बॉन्ड की, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि पास पास रहेंगे, क्योंकि इनमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने पास पास, और उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो उतना हार्ड। राइट, सो ये रीजन है। अब है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है भाई, मुझे मेल्ट करना है, तो मुझे टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब इनके भी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट भी होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, वो कैसा होगा तुम्हारा? हाई होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शंस हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो दे आर जनरली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब क्या भाई? जैसे वाटर हो गया, और नॉन पोलर में इनसॉल्युबल होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैम पोलर का मतलब हमें समझ नहीं आता, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता मैं ट्राई करती हूँ, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। बट बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए, तब हमें पोलर नॉन पोलर समझ में आते हैं। तो देखो वाटर, जैसे मैं तुम्हें बोलूँ, वाटर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऑक्सीजन जो होती है ना, बड़ी पावरफुल होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने नहीं पढ़ी है, तो मैं तुम्हारे साथ जो वर्ड्स का यूज करूंगी, मैं बोलूंगी ऑक्सीजन इज पावरफुल। कोवेलेंट बॉन्ड तुम पढ़ चुके होते हो, तो मैं बता दूं, ये शेयरिंग से बॉन्ड बन रहे हैं। इसके मन में लालच आता है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ऐसा नहीं पूरे लेके जाएगा, बट इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर लेगा। मतलब बीच में थे, तो अब ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, थोड़े थोड़े ऑक्सीजन की साइड। तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ से भी पार्शियल नेगेटिव, तो इन पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खिसक के ऑक्सीजन के पास चले गए, तो इनको हल्का हल्का इलेक्ट्रॉन जाता हुआ दिखेगा, तो पार्शियल पॉजिटिव। तो ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव के आ जाने को ही हम पोलर कहते हैं। ये जो चार्जेस डेवलप हुए हैं, इन्हें ही हम पोलर कहते हैं। जिन मॉलिक्यूल्स में ऐसे दो पोल्स, डाइपोल आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए, उन्हें हम पोलर कहते हैं। और जिनमें ऐसा ना हो, नॉन पोलर होते हैं। अब NaCl में तो बढ़िया पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, तो पोलर के अंदर पोलर डिसॉल्व हो जाएगा, लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, हमें पता है। इसीलिए वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब अगर समझ आया अच्छी बात है, बाकी ज्यादा दिमाग अपने जोर पे मत डालना, ठीक है? नहीं, ज्यादा जोर अपने दिमाग में मत डालना। अगर तुम्हें आ गया तो वेरी गुड। नाउ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एनी सब्सटेंसेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। तो इनमें तो है आयंस, Na है, पॉजिटिव है, Cl है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव में पानी में डालोगे टूट जाएगा, मेल्ट कर दोगे। सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि तब इनके ये आयंस में नहीं टूटे होंगे। जब आप इन्हें हीट करोगे तो ये अपने आयंस में टूटेंगे, या पानी में मिला दोगे तब भी वाटर इनको इनके आयंस में तोड़ देगा। और अगर ये आयंस में टूट गए, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट से ही कंडक्ट होती है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि अपनी मोल्टन, पिघली हुई स्टेट में एंड एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। Why do ionic compounds in solid state do not conduct electricity? Because they don't have ions. They don't have ions in solid state. तो देख लो बेटा 2023 में ये क्वेश्चन भी तुमसे पूछ लिया गया है, बिल्कुल ध्यान से देखो इसे। Now next topic is occurrence of metals। तो ध्यान से सुनना इस टॉपिक को। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये टॉपिक अच्छा नहीं लगता है, तुम लोगों को लगता है या बहुत ज्यादा याद रखना है या कुछ भी है, तो बिल्कुल अच्छे से लाइन टू लाइन समझेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की, क्योंकि क्वेश्चंस भी यहाँ से पूछे जाते हैं। तो
देखो शुरू करते हैं अपना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स, है ना। तो मेटल्स कैसे अकर करते हैं नेचर में? मेटल्स दैट आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट अकर्स ईदर इन फ्री स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। फ्री मतलब बिल्कुल आजाद, अकेले, किसी के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाया है। फ्री स्टेट का मतलब या नेटिव स्टेट का मतलब होता है अनकंबाइंड फॉर्म। और कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो रिएक्टिव होते हैं, बड़े मिलनसार होते हैं, है ना। कुछ बच्चे होते हैं बिल्कुल बढ़िया एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंट्रोवर्ट होता है, तो वैसे उन्हीं की तरह ये कैसे होते हैं कि घुल मिलने वाले, तो कंबाइंड स्टेट में हम लोग को मिलते हैं। ये कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, तभी हमें सारा एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करना पड़ता है इनको अलग करने के लिए, तभी हम ये टॉपिक भी पढ़ रहे हैं। ओके, सो देखो, एल्यूमिनियम इज वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मेटल दैट इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। एल्यूमिनियम भाई सबसे अबंडेंट है। सेकेंड मोस्ट अबंडेंट आयरन है, और उसके बाद कैल्शियम है। ये डेटा आप याद रख सकते हो। उसके बाद कुछ डेफिनेशंस है, फिर मेटलर्जी की बात करेंगे, एक्सट्रैक्शन की बात करेंगे, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मिनरल्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन अर्थ क्रस्ट। जो हमारे कंपाउंड्स नेचुरली जिस तरह से हमारी अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मिनरल्स। ओर्स क्या होती हैं बेटा? दोज मिनरल्स विच कंटेन वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। देखो हमारा मेटल जो है जिस भी तरह से हमारे नेचर में प्रेजेंट है, उसको बोला हमने मिनरल्स। अब कुछ ऐसे मिनरल्स होंगे जिनके पास मेटल की अच्छी खासी परसेंटेज होगी। ऐसा नहीं है कि मिनरल की एक ही और होगी, एक ही मिनरल की काफी अलग अलग और हो सकती है। लेकिन मैं अपने मेटल को किस तरह से एक्सट्रैक्ट करूंगी? मैंने मिनरल बोल दिया, शायद मेटल, मेरा मेटल हो सकता है कि एक एक तरह से मेटल के बहुत सारे मिनरल्स हो, ठीक है। लेकिन और कौन सा मिनरल बनेगा? अब मिनरल्स में कंपटीशन है। मिनरल क्या है? जिसमें मेटल प्रेजेंट है नेचुरली जिस तरह से अर्थ में है। अब मुझे उन मिनरल्स में से बेटा जी ओर को सिलेक्ट करना है। तो मेरे, मान लो कॉपर के दो मिनरल्स हैं, कॉपर मेरा कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में भी। अब मुझे डिसाइड करना है कि मैं कॉपर किस में से एक्सट्रैक्ट करने जाऊं। तो मैं उस वाले मिनरल से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करूंगी जहां पे मेरे कॉपर का परसेंटेज ज्यादा होगा। मेरे को कॉपर से चीजें बनानी है, मेरे को अपना प्रॉफिट देखना है। तो ऐसे मिनरल्स जहां पर मेटल का परसेंटेज ज्यादा होता है और जिस में से मेटल को निकालना इकोनॉमिकल है, मुझे ज्यादा खर्चा ना करना पड़े, मैं उस मिनरल में से मेटल को निकालूंगी। और वही मिनरल मेरा क्या बन जाएगा? ओर। वही मिनरल मेरा ओर कहलाएगा। तो मिनरल विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल एंड मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट आर कॉल्ड ओर्स। उन्हीं मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। अब एक लाइन बहुत सुंदर सी लिखी गई है, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्योंकि वही मिनरल्स और बन पाते हैं जहां मेटल की परसेंटेज ज्यादा होती है। तो हर एक और मिनरल है, लेकिन हर मिनरल और नहीं है। वेरी गुड, समझ में आ गई आपको मेरी बात। अब नेक्स्ट हमारी टर्मिनोलॉजी है गैंग। अब ये गैंग क्या होती है? गैंग बना के तुमको बिल्कुल मारने नहीं आ रहा है कोई। गैंग ऐसी इम्प्योरिटीज होती हैं जैसे सॉइल, सैंड एटसेट्रा, जो हमारे मेटल ओर के साथ होती हैं। अब मेटल और भाई जमीन में गंदी होगी, कोई सैंड होगा, कुछ इम्प्योरिटीज होगी, तो वो जो इम्प्योरिटीज उस मिनरल के साथ है, उस ओर के साथ है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग कह देते हैं। एक फैंसी सा नाम हमने उनका रख दिया। अब इस तरह से तुम्हें मैं चार्ट में चीजें समराइज कराने की कोशिश करूंगी तुम्हारे दिमाग में। अपनी फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातें थोड़ी देर सुन लो प्लीज सारे बच्चे। मुझे पता है तुम्हारे हाथ पे फोन है, तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, बट हमारे पेपर नजदीक है, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनो। अब ये तुम्हारे मेटल्स जो हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हमें पता है ये रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे हैं? ऊपर है। तो ये होते हैं वेरी रिएक्टिव मेटल, वेरी वेरी रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल, वेरी रिएक्टिव मेटल। तो इसका मतलब यहाँ पर इनका जो मेथड होगा, इनको ओर में से निकालने का कुछ अलग होगा, उसकी चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे। उसके बाद तुम ये देखो, ये वाले मेटल्स जो हो गए, जिंक हो गया, आयरन हो गया, तुम्हारा टिन हो गया, लेड हो गया,
ये तुम्हारे कैसे हैं, दे लाई इन, ये वाले मेटल्स ये तुम्हारे मॉडरेटली रिएक्टिव है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, ठीक है। ये किस तरह से प्रेजेंट होते हैं भाई, सल्फर ऑक्साइड कार्बन, या फिर मैं ऐसे लिख दूं सल्फाइड कार्बोनेट ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनकी ओर्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, एज सल्फाइड, एज कार्बोनेट, एज ऑक्साइड्स, SCO, SCO। अब इसके नीचे अगर मैं बात करूं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे कैसे हैं, ये तुम्हारे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स है। लेकिन अब ये जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ये अनकंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, तामझाम करना है इनको सेपरेट करने के लिए, इन्हें भी सेपरेट करने के लिए तामझाम करना है। कुछ मेटल्स इतने प्यारे हैं यार, कोई तामझाम नहीं करना है, ऐसे ही सेपरेट कर लोगे, क्योंकि अपने आप फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, उनको किसी की मोह माया नहीं है, कंबाइंड ही नहीं है। सोचो सारे मेटल्स ऐसे होते कितना मजा आता, है ना। चलो, तो यहाँ से देखो, लेकिन ये जो लेस रिएक्टिव वाले मेटल्स है ना, इसमें भी बेटा, इसमें भी तुम्हारे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, दे आर फाउंड इन फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट एज ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स। इनमें से भी तुम्हारा गोल्ड और प्लेटिनम बिल्कुल फ्री है, गोल्ड प्लेटिनम बिल्कुल फ्री है, लेकिन कॉपर, सिल्वर, मरकरी जो बड़े ही लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो अकेले हो सकते थे, ये अकेले मिल भी सकते हैं या फिर कंबाइंड स्टेट में भी हो सकते हैं एज देयर सल्फाइड्स। तो इन इन तीन नामों का ध्यान रख लेना, कॉपर, सिल्वर एंड मरकरी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट बात पे आते हैं। ओह, क्वेश्चन भी पूछ लिया CBSE वालों ने हमसे, मेटल्स विच आर फाउंड इन बोथ फ्री एज वेल एज कंबाइंड स्टेट। अभी अभी तुमको मैंने बताया कि इनको एक स्लाइड क्यों ऐड कर दी मैंने, चलो एनीवे, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, तो यहाँ पे ऑप्शन में तुम्हें कॉपर सिल्वर ही दे रखा है, मरकरी नहीं है, तो तुम्हारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वी हैव इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। कैसे करेंगे भाई एक्सट्रैक्शन, टू ऑब्टेन मेटल फ्रॉम इट्स ओर इट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। देखो, अगर तो मेरे पास मान लो ये मेटल अकेला होता, फिर मैं इसे, क्या जरूरत थी मुझे इतने मेथड्स करने की, लेकिन ये ऐसे, इसके साथ ये भी कुछ अनवांटेड चीज आ गई, सल्फाइड, मेरे को इसको अलग करना है, क्योंकि मेरे को मरकरी से काम है, मुझे सल्फर से काम नहीं है, सो आई हैव टू सेपरेट इट। अब इसको करने के लिए प्रोसेस लगती है। हर मेटल जो होता है, मेटलर्जी काफी वास्ट होता है सब्जेक्ट, हमारे सिलेबस में कम है, बट काफी अलग अलग प्रोसेसेस हम लोग को मेटल्स के लिए करनी पड़ती हैं। यहाँ पे हम जनरलाइज प्रोसेसेस पढ़ते हैं। तो देखो क्या होता है, वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, है ना, तो इस प्रोसेस को हम मेटलर्जी का नाम देते हैं। अब क्या क्या प्रोसेसेस, क्या क्या मेजर स्टेप्स यूज करते हैं हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, तो एक बार देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अभी मतलब समझाऊंगी इसका, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल, रिफाइनिंग, ये तीन मेजर मेजर प्रोसेसेस हमको एक मेटल को उसकी ओर में से निकालने के लिए लगेंगे। अब सबसे पहला है तुम्हारे पास कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल्स, जो है उसमें हमारे पास मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी है, मीडियम रिएक्टिविटी है, हाई रिएक्टिविटी है, इनको बाद में देखेंगे किस किस तरह से हम सेपरेट करेंगे। अब जो पहला मेथड मैंने बोला था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, उसका क्या मतलब है, एनरिचमेंट ऑफ ओर का क्या मतलब है, मैंने तुमको बोला बेटा कि ओर तुम्हें मिली गंदगी के साथ, गंदगी के साथ सनी हुई, जिस गंदगी को तुमने बोला गेंग, है ना। अब उस गेंग को अगर मैं किसी ना किसी तरह से ओर के साथ, ओर से हटा दूंगी, तो और से गंदगी हटने पे और की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। पहले गंदगी थी, और की कंसंट्रेशन उतनी थी, लेकिन गंदगी भी साथ में थी ना, उसका वजन भी था। अब वो हटा दी तो और का वजन बढ़ गया, और की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इसीलिए इसे क्या कहा, कंसंट्रेशन। तो रिमूवल ऑफ गैंग फ्रॉम ओर इज नोन एज योर कंसंट्रेशन। हर एक और डिफरेंट होती है, हर एक और से गंदगी निकालने का तरीका अलग अलग होता है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। तो मैंने तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ ओर समझा दिया।
अब सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। देखो हमारे पास मेटल्स है, लो हमने कैसे बांटा है मेटल्स को, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब इन सब को और में से निकालने का तरीका अलग अलग है, तो हम इसी तरह से पढ़ेंगे। पहले मैं तुम्हें मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल्स को अलग करना सिखाऊंगी, फिर लो रिएक्टिविटी वाले को, फिर हाई रिएक्टिविटी वाले को अलग करना सिखाऊंगी। तो देखो, तो मिडल वाले को हम कैसे करेंगे, मिडल वाले जो होंगे हमारे वो एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स एंड कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ऑक्साइड के फॉर्म में, उसको तो हमें ऑक्सीजन को हटाना आसान है। कार्बोनेट सल्फाइड को भी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा, फिर हम उसको मेटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला काम है, मेरी अगर और सल्फाइड और है, मेरी कार्बोनेट और है, मैं उसको ऑक्साइड में बदलूं। कैसे बदलूंगी, दो प्रोसेसेस होती हैं। एक होती है रोस्टिंग, ये प्रोसेस, ये वो वाली रोस्टिंग नहीं है जो तुम लोग एक दूसरे की करते हो, ये रोस्टिंग अलग है। यहाँ पर केमिस्ट्री में रोस्टिंग अलग है। It is the process of heating concentrated ore strongly in the presence of excess of air. The process is used to convert sulfide ores. ये points ध्यान रख लेना बेटा, बहुत बार रोस्टिंग कैल्सिनेशन में डिफरेंस पूछा गया है। तो हम सिर्फ सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग करते हैं, सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ZnS प्लस O2 अब क्या करेगा, यहां से जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और SO2 निकल जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल गया, जिंक सल्फाइड से हमें मिल गया जिंक ऑक्साइड। क्योंकि मुझे इस जिंक ऑक्साइड को जिंक में कन्वर्ट करना आसान है, तो पहले हम जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सल्फाइड ओर्स को जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो कहलाता है रोस्टिंग। नेक्स्ट, कैल्सिनेशन। अगर तुम्हारी और कार्बोनेट है, जिंक सल्फाइड जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में भी नेचर में एग्जिस्ट करता है, फिर अब तुम इसको क्या करोगे, अब जिंक सल्फाइड के पास तो बेटा कोई ऑक्सीजन खुद की नहीं थी, तो वो कैसे जिंक ऑक्साइड में चेंज होता, नहीं हो सकता था ना, हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट करना पड़ता उसको। लेकिन इसके पास तो ऑक्सीजन है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी काम चल जाएगा। तो कैल्सिनेशन को ऐसे भी याद रख सकते हो, या कैल्सिनेशन मतलब कैंसिल कर दी हमने ऑक्सीजन की सप्लाई, ऐसे याद रख लो। तो जिंक कार्बोनेट या कार्बोनेट ओर्स को जब हम स्ट्रांगली हीट करते हैं इन एब्सेंस of air, the process is used for converting carbonate ores to metal oxides. Carbonate ores के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, हीट किया, जिंक ऑक्साइड CO2 मिल गया हमें ऑक्साइड। हमें क्या चाहिए था, कार्बोनेट सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलो, फिर ऑक्साइड में से हम मेटल निकाल लेंगे। तो मेटल ऑक्साइड्स जो हमें मिली, देन रिड्यूस टू कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स बाय यूजिंग सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। हम एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे कि कार्बन, और उसे मेटल में रिड्यूस करते हैं। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, तो क्या करेगा, दूसरे की रिडक्शन, इसमें से ऑक्सीजन छीन लेगा, खुद की क्या करा लेगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक देख लो रिड्यूस हुआ, यहाँ रिडक्शन हो गई तुम्हारी, और इसकी क्या हो गई तुम्हारी, ऑक्सीडेशन। क्लियर है हमें इतनी बात, यस मैम। तो हमें क्या मिल गया, मेटल, हमें यही तो चाहिए था। डिफरेंशिएट बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन गिविंग केमिकल इक्वेशंस ईच। ये जो चीजें तुम्हें अभी अभी बताई, ये डेफिनेशन, ये इक्वेशन, ये डेफिनेशन, ये इक्वेशन, ये तुम खुद से लिखोगे। ठीक है जी। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज, जो लो हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम है, उनको कैसे करेंगे। तो देखो, सिनाबार, HgS लो है रिएक्टिविटी में, इस ओर का नाम क्या है, सिनाबार। जब आप इसे ऑक्सीजन के साथ हीट करोगे, ये वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, रोस्टिंग। इसकी रोस्टिंग करवा दोगे तो क्या बन जाएगा, HgOSO2। अब ये इतनी कम, मतलब ये रिएक्टिव नहीं है ना जरा भी मेटल, अब ये इतनी लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड है ना कि हम जरा सा इसे गर्म करेंगे, ये टूट जाएगी मेटल ऑक्सीजन की। किसी रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ी, नो रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड, नो रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो लो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल, उनमें रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है ओर को मेटल में रिड्यूस करने के लिए। अब कॉपर सल्फाइड वाली जो ओर है,
इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया, रोस्टिंग कराई, कॉपर ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड मिल गई। अब बेटा जहां जिस वेसल में ये था हमारे पास कॉपर सल्फाइड प्लस O2, इसी में हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया। अब क्या हुआ ना बेटा, इस वेसल में ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा सल्फर यूज हो गया, पूरा का पूरा कॉपर सल्फाइड यूज हो गया, ये भी बचा रहा, ये भी बचा रहा कॉपर ऑक्साइड, फिर आपस में इनमें रिएक्शन हो गया, इस कॉपर सल्फाइड में कॉपर ऑक्साइड में। ऐसा नहीं है, मान लो मेरे पास 10 पार्टिकल थे इसके कॉपर सल्फाइड के, उसमें से 5 कन्वर्ट हो गए कॉपर ऑक्साइड में, बट बाकी 5 तो बच गए ना कॉपर सल्फाइड में। इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कर लिया, आपस में रिएक्ट कर लिया और कॉपर और SO2 निकाल दिया। तो इसे क्या बोल देंगे, खुद ही रिडक्शन कर ली, ऑटो रिडक्शन कर ली, सेल्फ रिडक्शन कर ली इन्होंने, तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट की यहाँ भी जरूरत नहीं पड़ी, इस तरह से भी रिडक्शन हो जाती है। ओके, now extracting metals low in activity series, besides using carbon to reduce metal oxides to metal, sometimes displacement reaction can also be used. The highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminium etc are used as reducing agent. तो कह रहे हैं कि कार्बन की ही जरूरत नहीं होती है हर बार, हम लोग किसी रिएक्टिव मेटल को भी एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। जैसे मान लो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का रिएक्शन, अगर मान लो मेरे पास आयरन की ऑक्साइड है, मुझे आयरन की ऑक्साइड मिली, तो मैं एल्यूमिनियम एक रिएक्टिव मेटल का भी यूज कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देगा और बना देगा Al2O3 प्लस Fe, और यहाँ से जो आयरन मिलता है वो मॉल्टन मिलता है, पिघला हुआ, क्योंकि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, काफी हीट निकलती है, तो पिघला हुआ आयरन हमें यहाँ से मिलता है। ठीक है जी, इसे हम थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। और ऐसे रिएक्शन जो किसी और मेटल के साथ करे तो एल्यूमिनोथर्मिक भी कहते हैं, लेकिन आयरन के साथ इसे क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। इसे हम क्या यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज कई बार पूछा जाता है। यूज्ड जो भी ब्रोकन रेलवे पार्ट्स होते हैं, उनमें जो भी क्रैक आए होते हैं, जो भी मशीनरी में क्रैक होते हैं, उसे जोड़ने के काम करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पिघला हुआ लोहा मिल रहा है। तो ये भी ध्यान रहे, ब्रोकन रेलवे पार्ट्स वगैरह मशीनरी के पार्ट्स को हम लोग ठीक करने के लिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन का यूज करते हैं। नाउ अच्छा, ये सेम स्लाइड आ गई, अच्छा नहीं, यहाँ पे इसी थर्माइट रिएक्शन के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, the reaction of iron oxide with aluminum is used to join railway tracks or cracked machine parts. ओके जी, ये क्वेश्चन है CBSE 2024 का। नेम द ओर ऑफ मर्करी एंड स्टेट द फॉर्म इन विच इट इज फाउंड इन नेचर, राइट केमिकल इक्वेशंस अलोंग विद द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो अभी अभी तुम्हें बताया था ओर का नाम सिनाबार, HGS, ठीक है, इस तरह से नेचर में मिलती है। केमिकल इक्वेशंस लिखेंगे हम कैसे इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो AgS रोस्टिंग इसकी हम करते हैं O2 के प्रेजेंस में, अभी बताया तुम्हें HgO प्लस SO2, फिर थोड़ा सा भी इसे हीट करो तो ये किस में टूट जाती है, Hg प्लस O2 में। ठीक है, देख लो लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है। अब है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स हाई इन एक्टिविटी सीरीज। तो जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको हम लोग कार्बन के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते कि कार्बन के साथ डाल दिया, क्योंकि कार्बन से ज्यादा, मतलब मैं इसे अगर कार्बन के साथ रिड्यूस करने की कोशिश करूंगी नहीं होगा, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के लिए कार्बन के कंपैरिजन में, तो मैं कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इसके साथ यूज नहीं कर सकती। फिर मैं इसके लिए क्या मेथड यूज करूंगी, इसके लिए हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से देखो कैसे होगा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सबसे पहले मैं NaCl, अब मैं NaCl, मुझे क्या मिला, सोडियम मुझे NaCl के फॉर्म में मिला, लेकिन मुझे Cl नहीं चाहिए था, मुझे तो मेटल चाहिए, मुझे सोडियम चाहिए। अब मैं इस Cl को कैसे बाहर निकाल फेंकू कि मुझे सोडियम मिले, मैं इस NaCl को हीट करूंगी, पहले मैं इस NaCl को हीट करूंगी। अच्छा, ये मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिखी है, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो मुझे यहाँ से सोडियम और Cl2 मिलता है, लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, NaCl को
हीट करना पड़ता है, इसे पिघलाना पड़ता है ताकि अपने आयंस में आ जाए, क्योंकि ऐसे रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। आप सोचो, आप नमक को पिघला दो, पिघला दोगे तो क्या उसमें से सोडियम क्लोरीन गैस निकलना शुरू हो जाएगी? नहीं, ये रिएक्शन ऐसा नहीं होता है। ज्यादा से ज्यादा वो मेल्ट हो जाएगा, तुम्हारा नमक मेल्ट हो जाएगा, लेकिन सोडियम और Cl2 में तो नहीं टूटेगा ना। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें फिर टूटेगा। तो हमें यहाँ से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव मिला। अब ये कैथोड है, इसके पास जाता है कैटायन। C से याद कर लो, कैथोड, C से कैटायन। क्यों जाता है? इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। अब क्यों जा रहा है नेगेटिव चार्ज? मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा? Na। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा बोलते हैं रिडक्शन। ये हो गई रिडक्शन। एनोड पे कौन जाएगा? Cl नेगेटिव। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत, ये इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, लूज कर देगा। तो अपने पास यहाँ पर क्या बन गया? Cl। लेकिन Cl ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है Cl2 के फॉर्म में, तो 2 Cl ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन ये देगा उतने ही लेगा, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन में हमारे पास क्या बन रहा है बेटा? Cl2। अब इसे बैलेंस अगर तुम करो तो देख लो, 2 Na ही बन रहे हैं और एक Cl2 बन रहा है, जब तुम्हारे 2 NaCl के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। तो इस तरह से रिएक्शन होता है। ये एनोड कैथोड, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है पूरा, उस पे एनोड होता है, उस पे कैथोड होता है। बट अभी के लिए तुम याद रख लो कि कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, तो कैटाइन उसके पास जाके इलेक्ट्रॉन खाएगा, Na बना देगा। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, तो एनाइन इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 गैस बना देगा। तो इस तरह से हम अपने हाई जो इलेक्ट्रिक रिएक्टिविटी सीरीज में जो बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनकी सेपरेशन करते हैं। Now state giving reasons for the reduction process to obtain the following metals from their compound। क्या क्या रिडक्शन प्रोसेस? 2024 का क्वेश्चन है ये भी। मरकरी के लिए कौन सी रिडक्शन प्रोसेस यूज की हमने? ये तो हीट करने पे खुद ही रिड्यूस हो गई है ना, ऑटो रिडक्शन बोल सकते हैं। हमने कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं यूज किया। कॉपर के लिए भी, सोडियम के लिए यूज किया हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है जी, तो इस तरह के सवाल भी आए हुए हैं तुम्हें। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। कई बार क्या होता है ना, जैसे जो मेटल हमने पूरा अच्छे से अलग कर लिया, अभी हमने रिडक्शन भी कर ली हमने मेटल को, जैसे कॉपर को, मान लो हमारे पास कॉपर आ गया, लेकिन अभी भी उसमें इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। प्रॉपर बिल्कुल साफ करने के लिए हमें करवानी पड़ती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। हमारे पास लास्ट में हम मेटल की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, जिसमें से हमें कॉपर का एग्जाम्पल हमारी बुक में होता है, तो हम कॉपर को ही पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग में। जो भी हमें मेटल्स मिलते हैं, दे आर नॉट वेरी प्योर, दे कंटेन इम्प्योरिटीज विच मस्ट बी रिमूव टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। मोस्ट वाइडली यूज मेथड इज इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है बेटा? सबसे पहले तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। मैंने एक बीकर लिया, उसमें मैंने भर दिया कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये होते हैं 2 इलेक्ट्रोड, एक है एनोड, एक है हमारा कैथोड। अब जो मेरा एनोड है, जो मेरा एनोड है, ये बातें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। उस पे हम लेंगे इम्प्योर मेटल। क्या ले रहे हैं बेटा हम? इम्प्योर मेटल। और कैथोड पे हम क्या ले रहे हैं? प्योर मेटल। ध्यान रहे, प्योर मेटल आप किस पे ले रहे हो? कैथोड पे। या आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि उलट दिया, गलत हो जाएगा। अब क्या है बेटा कि एनोड पे है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे है नेगेटिव चार्ज, और एनोड पे है इम्प्योर मेटल, नीचे है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। इस इम्प्योर मेटल में से, इसमें क्या है, इम्प्योरिटीज भी हैं, तो आपके कॉपर, इम्प्योर कॉपर है, कॉपर 2+ आयंस चले जाएंगे सॉल्यूशन में। कॉपर 2+ आयन सॉल्यूशन में चले गए, तो अब और भी कॉपर के आयंस है, ऐसी बात नहीं है, यही है, कॉपर सल्फेट में भी कॉपर 2+ आयंस है, लेकिन इसके भी कॉपर 2+ के आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे इस इम्प्योर मेटल के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। और ये कॉपर 2+, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये जाएगा और इसमें से इलेक्ट्रॉन खाएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा।
तो ये क्या होता रहेगा तुम्हारा कैथोड, इस तरह से इंक्रीज होता रहेगा साइज में, ये डिक्रीज होता रहेगा विद टाइम। तो तुम्हें तुम्हें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर मिल जाएगा, जिसपे तुमने ऑलरेडी प्योर कॉपर लिया था, लेकिन इसका भी जो कॉपर था, इम्प्योर कॉपर था, इम्प्योरिटीज नहीं जाएंगे इसके पास, सिर्फ कॉपर कॉपर आएंगे, कॉपर 2+ आइंस इलेक्ट्रॉन खाने के लिए इधर जाएंगे और इधर ही चिपक जाएंगे। तो इम्प्योर कॉपर में से कॉपर 2+ जो प्योर थे वो इधर चले गए, और इम्प्योरिटीज जो थी कुछ पानी में घुल जाती हैं और कुछ नीचे सेटल डाउन हो जाती है। भाई इम्प्योरिटीज थोड़ी इलेक्ट्रॉन गेन करके अपनी रिडक्शन करवाएंगी, कॉपर 2+ आइंस ही करवाएंगे। तो नीचे जो इम्प्योरिटीज बच जाएंगी उन्हें हम क्या कहते हैं, एनोड मड। जो नीचे हमारी गट्ठी हो जाती है एनोड के नीचे, उसे हम बोल देते हैं एनोड मड। तुम्हें क्या याद रखना है कि एनोड पे हमें प्योर कॉपर एंटर सॉल्यूशन, एनोड में से प्योर कॉपर सॉल्यूशन में एंटर हो रहा है, और कैथोड पे इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन डिपॉजिट्स एट कैथोड, कैथोड पे हमारा प्योर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, कोरोजन। कोरोजन हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, बट देख लो भाई, मेटल का कोरोड होना मतलब खराब होना ड्यू टू because of its exposure to moist air for long period of time is called corrosion. It's a slow process. जो हमारी गैसेस होती है एटमॉस्फेयर की, जिसकी वजह से मेटल खराब हो जाता है, उसे हम कोरोजन कहते हैं। आयरन के कोरोजन को रस्टिंग कहते हैं। आयरन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करके हमारा क्या बनाता है, रस्ट, Fe2O3.XH2O। रस्ट का फॉर्मूला याद रखोगे, ये देखो ये जंग लगा हुआ है, दिस इज योर रस्ट। इसके बाद कॉपर में भी कोरोजन होता है। कॉपर में वाटर, ऑक्सीजन, CO2 जब ये रिएक्ट करती हैं कॉपर पे, तो कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है। अब ये कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। जैसे आयरन ग्रे से रस्ट कलर में चेंज हो गया था, ऑरेंजिश से, ये हमारा कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है, ऐसा कुछ ग्रीन कलर का हो जाता है। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर H2S के साथ रिएक्ट करके काला पड़ जाता है, बना लेता है Ag2S, ब्लैक लेयर बना लेता है। तो सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन सब में कोरोजन देखा जाता है। कैसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं भाई, पेंट लगा दो, होता है ना, आयरन के आर्टिकल्स घर पे हम पेंट कर देते हैं, तो क्या कर देता है, ऑक्सीजन वगैरह मॉइस्चर की सप्लाई को कट कर देगा कुछ टाइम के लिए, तो यहाँ पे कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा, जंग लगेगा नहीं। या ऑयलिंग कर दो, ऑयल कर दिया, फिर हमारी एटमॉस्फेरिक गैसेस की लेयर कट हो गई, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ मेटल के साथ, कोरोजन नहीं हुआ। ग्रीजिंग भी सेम ही बात है, ग्रीस लगा दो, सप्लाई कट हो जाएगी एटमॉस्फेरिक गैसेस की, मॉइस्चर की। गैल्वेनाइजेशन कर दो, मतलब उसके ऊपर जिंक लगा दो, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस से हम अपने मेटल के ऊपर जिंक की लेयर लगा देते हैं, जिंक की लेयर, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। एनोडाइजिंग कर दो, मतलब एल्यूमिनियम की लेयर लगा दो, एक थिक लेयर लगा दो एल्यूमिनियम की, तो भी हमारी जो गैसेस वगैरह होंगी, एटमॉस्फेरिक गैसेस, उनके बीच में एक बैरियर बन जाएगा, तो कोरोजन प्रिवेंट हो जाएगा। तो ये कुछ प्रिवेंशन है जो हम कोरोजन को हटाने के लिए यूज कर सकते हैं, कि प्रिवेंट कर दे हम, कोरोजन ना हो हमारे मेटल में। ठीक है जी, तो ये चैप्टर में हमारे को इतनी चीजें पढ़नी थी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आई होप तुम लोगों को चीजें रिटेन रही होंगी, रिवीजन करने में मजा आया होगा, एंड जल्दी ही हम मिलेंगे एक और अपने वन शॉट के साथ। यहाँ पे तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, तो मेरे साथ प्लीज अपडेट रहो कब कौन सा वन शॉट आ रहा है। स्टे ट्यून्ड विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन।